डियर फ्रेंड्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 1996 आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। द ओवरऑल बजट डेफिसिट रेफर्स टू। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट ये होता है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाए गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन कम जमा हो रही है, तो फिर आपका बजट डेफिसिट में चला जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन देख लें, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा हों ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसोर्सेज, यानी जो टैक्स आपको इकट्ठे हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं और आपके जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है, तो बजट डेफिसिट में चला जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज derived from the gross national product by reducing। तो आप डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दें तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाती है। तो सी ऑप्शन देख लें, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और डेप्रिसिएशन। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है, बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड डेफिसिट मींस। तो ट्रेड डेफिसिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ट्रेड डेफिसिट पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि अगर हम इंपोर्ट्स की पेमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट की पेमेंट्स कम है, तो फिर जो ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट होगा उसको हम बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। तो बी ऑप्शन देख लें, एक्सेस ऑफ पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इंपोर्ट्स की हम ज्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट हमें कम मिल रही हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो ट्रेड डेफिसिट होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मेन सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू आर। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू के मेजर सोर्सेज क्या होते हैं, वो होता है पहला विद होल्डिंग टैक्स होता है, बी ऑप्शन में देखें, कारपोरेट टैक्स, ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स एंड सरचार्जेस ऑन पेट्रोलियम एंड गैसेस। तो ये सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स। डिमांड पुल ये होता है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ जाए लेकिन सप्लाई ना बढ़े तो जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। बी ऑप्शन में देख रहे हैं, इफ एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अब ये तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो नहीं होगा कि आपकी डिमांड इकोनॉमी से कम है, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो है ना वो सी ऑप्शन करेंगे कि इनमें से कोई भी गिवन पॉइंट नहीं है। तो अगर क्वेश्चन डिमांड पुल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी डिमांड सप्लाई से बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन हुई है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। 6 एमसीक्यूज है, इजी मनी पॉलिसी कैन बी परस्यूड। अब इसमें चारों में देखना है कि इजी मनी पॉलिसी किस वजह से होती है। पहला जी लोअर रिजर्व रेशो, यानी रिजर्व रेशो का मतलब, लोअर का मतलब है कि बैंक अपने पास पैसा कम रखें और ज्यादा जो पैसा है वो अवाम में सर्कुलेट कर दें, तो इसका मतलब ये है कि इससे मनी सप्लाई बढ़ती है। दूसरे रिड्यूसिंग डिस्काउंट रेट सेलिंग सिक्योरिटीज। पहले सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करती है, जब बॉन्ड सेल करती है तो लोगों को बॉन्ड दे देती है, उनसे पैसा ले लेती है, तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो डिस्काउंट रेट भी कम होने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन सूटेबल है। तो ए इज करेक्ट हियर। इफ डिमांड इज इन इलास्टिक,
यानी प्राइसेस जितनी मर्जी चेंज हो जाएं, डिमांड इनइलास्टिक रहे। तो क्या इसमें होगा कि प्राइसेस जब इंक्रीज होंगी तो टोटल रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज होगा। चेंज इन प्राइस एंड टोटल रिसीव मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो ए इज करेक्ट है। ड्रॉ डाउन ऑफ रिजर्व्स लीड्स टू, तो रिजर्व किस वजह से कम हो जाते हैं? तो पहले जी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई को कम करने से, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई बढ़ाने से, नो चेंज इन मनी सप्लाई के तब्दील ना होने से। तो रिजर्व रेशो जो कम होते हैं वो मनी सप्लाई, जब रिजर्व कम रखते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक डिमांड हो, अ डिक्रीज इन इट प्राइस विल, थोड़ी सी आप प्राइस कम करेंगे तो आपके जो टोटल रेवेन्यू वो बढ़ जाएंगे। तो ये इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इंक्रीज द क्वांटिटी टेकन एंड डिक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इट। तो यहां पे तो इसमें सी ऑप्शन देखें, इंक्रीज द क्वांटिटी टेकन एंड इंक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर इट। तो ये सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग Y0, यानी आपने इनिशियल टाइम पीरियड की इनकम जो है वो 200 बिलियन है और MPC 0.6 है, इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन है। तो YI फाइंड करें आगे। तो इसका मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन Y ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर 1 माइनस MPC। तो आपने इसके अंदर से वैल्यू पुट करनी है, ये स्टेप में देखें। या यहां पे चेंज इन आई है तो आपने 5 पुट कर देना है, क्योंकि चेंज इन आई 5 बिलियन है। तो MPC 0.6 वैल्यूज पुट करें, ये स्टेप। उसके बाद ये 1 माइनस 0.6 0.4 आ गया, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 12.5 बिलियन इनकम आ जाएगी। तो आपकी इनिशियल इनकम 200 है, 200 में वो 12.5 ऐड कर दें तो 12.5 बिलियन डॉलर आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी है जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है? पहला है जी डिफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन स्पोर्ट प्राइस ऑफ वीट ऑन इट्स कंजम्पशन। तो वीट की जो स्पोर्ट प्राइसेस डिसाइड करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ GNP इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 1996 टू 1997। 1996 टू 1997 में जो GNP ग्रोथ रेट वो इनसिग्निफिकेंट था। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। During 1996 to 1997, the federal government had to pay which of the following amount in billion rupees toward the debt servicing? तो डेट सर्विसेज के लिए कितने पैसे दिए थे? वो 186 बिलियन रुपीज जो है ना वो दिए थे कर्जा अदा करने के लिए, बैरूनी कर्जे। द नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर इन पाकिस्तान इन मिलियन हैज बीन हावरिंग अराउंड, तो वो 2.5 मिलियन है। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। ड्यूरिंग 1996 टू 97 पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम हैज, तो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, थोड़ी सी बड़ी थी ये पर कैपिटा इनकम। अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में बी सॉल्व बाय, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम किससे सॉल्व की जा सकती है? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। तो डी ऑप्शन देखें, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ डिक्रीजिंग टैक्सेस, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए और टैक्स कम कर दे तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन में बी रिड्यूस्ड बाय,
अब इन्फ्लेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? फ्रीजिंग वेज एंड प्राइस इंक्रीज, फ्रीज कर दें वेज और प्राइस। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, ये भी कर लें। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव रेवेन्यू कलेक्शन द गवर्नमेंट शुड, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को टैक्स एग्रीकल्चर इनकम्स पे भी अपोज करना चाहिए, टैक्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी इम्पोज करना चाहिए, इम्पोज सेल टैक्स एट द रिटेल स्टेजेस पे भी करना चाहिए, इंश्योर एफिशिएंट और नेस्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव भी होनी चाहिए, इंक्रीज टैक्स रेट्स। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज।